गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेक्टर क्लासेस बाय विवेक सिंह में। थर्मोडायनेमिक्स का आज का लेक्चर, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पूरी बात करी थी थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बारे में और उसका क्या प्रभाव पड़ता है टाइम पीरियड पे, क्या प्रभाव पड़ता है किसी स्केल पर, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या रीडिंग होगी, ट्रू वैल्यू से उसकी रीडिंग ज़्यादा होगी कम होगी, ये सब। और जब टेम्परेचर कम होता था तो कंट्रैक्ट होता था वो, तो क्या होता था, ये सारी चर्चा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर लिया था। आज हम लोग पहले वाले लेक्चर में हम लोग कहाँ तक बात किए थे, गैस के बारे में हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा कर लिया था, वेपर फॉर्म तक। फिर से समझना एक बार, गैस क्या चीज़ होता है। मैंने बोला किसी सब्सटेंस का डिफ्यूज्ड फॉर्म होता है। डिफ्यूज फॉर्म का मतलब ये था उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं, यानी पार्टिकल जो अंदर के पार्टिकल, गैस सब्सटेंस के अंदर के पार्टिकल, वो पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, वाइडली सेपरेटेड। उनके दूर दूर होने की वजह से उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सिंग होती है, वो जो अट्रैक्शन रिपल्सिव वाले फोर्स होते हैं, वो बहुत कमज़ोर होता है। अगर मैं आइडियल गैस के ऊपर चर्चा करूँगा तो बिल्कुल नेगलेक्ट कर लेते हैं, फोर्स को जीरो ही मान लेते हैं। और मैंने क्या बोला था, किसी सब्सटेंस को जब उसके वेपर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हम लोग रख देते हैं, किसी सब्सटेंस को उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैस क्या है, वही वेपर फॉर्म है। इसके बाद ये जो लाइन है, पांचवा वाला जो स्टेप है, इंडेफिनिट शेप एंड साइज। मतलब सॉलिड क्या होता है, सॉलिड ऐसी चीज़ होती है, ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका शेप और साइज दोनों क्या होता है, फिक्स होता है, डेफिनिट होता है। लिक्विड क्या होता है, जिसका हम लोग साइज का मतलब यहाँ पे किससे है, वॉल्यूम से। लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है यानी डेफिनिट होता है, बट शेप वो उसकी लेता है जिस कंटेनर में उसे रखा जाता है। लेकिन गैस के साथ ना उसका शेप फिक्स होता है ना उसका साइज। शेप का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर उसको हम पूरे कमरे के हवा को, पूरे कमरे के एयर को हम लोग एक छोटे से बॉटल में भर सकते हैं, या इनफैक्ट ये बोला जाए जैसे सिंपल एक स्प्रे हमने लिया, स्प्रे को थोड़ा सा हमने स्प्रे किया तो पूरा कमरे में वो उसकी खुशबू फैल जाती है। इसका मतलब ये है कि छोटी सी चीज़ को हम पूरे किसी भी हद तक एक्सपैंड कर सकते हैं और किसी भी मात्रा की चीज़ को हम लोग कुछ हद तक उसे कंट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मतलब गैस ये होता है जिसको काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में एक्सपैंड किया जा सकता है और काफ़ी कम वॉल्यूम में भी उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चर्चा किसके ऊपर की गई हम लोगों ने, गैस के ऊपर। इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी ठीक ठाक होती है, जिससे वो इधर उधर जिगजैग मोशन करते रहते हैं। तो ये गैस की डेफिनेशन में आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। हमें जो चर्चा करनी, जिनके लिए सारे लॉज वैलिड हैं, वो आइडियल गैस है। अच्छे से देखना आइडियल गैस क्या। आज का लेक्चर बहुत अच्छा है, इसलिए इसको पूरी तरीके से सही से समझना। थर्मो का आपका बेसिक जो है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देंगे। आइडियल गैस ये बोला जाता है कि आइडियल गैस वो गैस होता है जिसको हम लोग पॉइंट मास के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पॉइंट मास के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट मास का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी मात्रा का गैस है, अगर वो आइडियल है तो उसे हम पॉइंट मास, पॉइंट ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई भी वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, जीरो। यानी आइडियल गैस वो गैस है जिसका वॉल्यूम हम नेग्लिजिबल यानी जीरो मान सकते हैं, ठीक है। यानी उनके मॉलिक्यूल्स जो जितनी जगह को कवर करेंगे उसको मतलब हम किसी बहुत ही ज़्यादा सीमा तक हम उसे क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इतना कॉन्ट्रैक्ट जैसे पूरे हवा को, इस पूरे कमरे के हवा को एक पॉइंट पे रख सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा उनके बीच में स्पेसिंग होता है कि उसको हम एक पॉइंट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आइडियल गैस ऐसा होता है जिसके पूरे मॉलिक्यूल्स को मिला दिया जाए तब भी वॉल्यूम जीरो आएगा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आइडियल गैस को समझने के लिए क्या है, ये बोला जाता है उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में जो टक्कर होता है, कोलिजन, वो कोलिजन जो होता है, टक्कर, वो कैसा होता है, इलास्टिक। इलास्टिक शब्द का मतलब यहाँ पे ये है कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट, फिक्स रहने वाली। इलास्टिक शब्द का यहाँ पे क्या मतलब है, तीन तरीके के कोलिजन होते हैं। इलास्टिक कोलिजन होता है, इन इलास्टिक कोलिजन होता है और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है। तो इलास्टिक कोलिजन ऐसा होता है जिसमें टकराने से एनर्जी का नुकसान ना हो। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का नुकसान ना हो। इन इलास्टिक होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का नुकसान होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक ऐसा होता है जिसमें जैसे टक्कर होता है एक बॉडी क्या पूरी तरीके से चिपक जाती है
है ना, स्टिक कर जाती है एक दूसरे में बॉडी, उसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। लगभग 80 से 90% एनर्जी लॉस कर जाता है जब बॉडी टकराती परफेक्टली इलास्टिक के दौरान। तो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो टक्कर होगा वो क्या होगा, इलास्टिक होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी फिक्स रहने वाली है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी फिक्स रहने वाली मतलब इसमें ये है कि काइनेटिक एनर्जी अगर बदलेगी नहीं मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो आकर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजमेंट के साथ साथ क्या काइनेटिक एनर्जी भी खुद वेरी करने लगेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जब कोलिजन इलास्टिक होगा तो काइनेटिक एनर्जी फिक्स होगी, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इस बात को लेकर इसको और अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि उसके बीच में आइडियल गैस के बीच में किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन और रिपल्सन यानी ऐसे कोई भी फोर्सेज नहीं पाए जाते। अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेज ये जो होंगे ये सब के सब क्या होंगे, जीरो होंगे, यानी किसी तरीके के उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ना अट्रैक्ट करेंगे ना रिपेल करेंगे। ओवरऑल नेट फोर्स क्या होएगा, उसमें टोटल फोर्स क्या होएगा, चाहे अट्रैक्शन रिपल्सन कोई फोर्स नहीं काम करेगा। तो जब फोर्स ही नहीं काम करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी ही नहीं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इसलिए बन रही है क्योंकि मॉलिक्यूल जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं, तो उनके मूवमेंट के कारण काइनेटिक एनर्जी रहती है और फिक्स रहती है। तो कहने का मतलब आइडियल गैस की जो सबसे इंपॉर्टेंट और दूसरी पॉइंट है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होएगा वो कैसा होएगा, इलास्टिक कोलिजन होएगा, काइनेटिक एनर्जी फिक्स रहेगी, किसी प्रकार का मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स नहीं काम करेगा। और एक चीज़ यहाँ से ये भी बोल सकते हैं, तो आइडियल गैस को लेकर तीन चीज़ों पर हमें सबसे ज़्यादा चर्चा करनी होती है, तीन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये तीन चीज़ ही हमें थर्मो में सबसे ज़्यादा चर्चा करनी है। किस पे, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। प्रेशर टेम्परेचर हम लोग समझ गए पूरी कहानी, वॉल्यूम हम लोग समझते ही हैं। प्रेशर क्या चीज़ होता है, जो मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स जिस कंटेनर में रखा हुआ होता है वो मॉलिक्यूल जब जाके उस कंटेनर पे टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है। कैसा फोर्स, जब वो टकराते हैं तब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स नहीं, जब वो कंटेनर पे टकराए क्योंकि इलास्टिकली टकराए तो वहाँ पे क्या होएगा, मोमेंटम का चेंजमेंट होता है। जैसे यहाँ पे ऐसे करके गए, टकराया फिर वापस आया, तो क्या हुआ, क्या बदला, मोमेंटम बदला। तो वहाँ से मोमेंटम जब भी चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होने से ही क्या आता है, फोर्स। फोर्स क्योंकि क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम के चेंज से क्या आएगा, फोर्स आएगा। तो कंटेनर पे जो फोर्स लगेगा उसके पर यूनिट एरिया पे, उसी को क्या बोला जाता है, प्रेशर। तो प्रेशर को और अच्छे से समझने के लिए क्या बोलते हैं, प्रेशर इज द बेसिकली थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस पे फोर्स लगाता है उसे थ्रस्ट कहते हैं। तो प्रेशर यानी ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आइडियल गैस में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो आइडियल गैस की ये क्या हो गई पूरी, हम लोगों ने किसकी चर्चा कर लिया, आइडियल गैस। आइडियल गैस एक बार फिर से सुन लेना, आइडियल गैस वो होता है जिसके पूरे वॉल्यूम को हम लोग जीरो मान सकते हैं और इसके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होएगा वो क्या होएगा, इलास्टिक कोलिजन होएगा। इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी हमेशा फिक्स रहने वाली है। और दूसरी बात, फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन वाला फोर्स से जीरो रहेगा। प्रेशर जो होगा, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, कंटेनर जो होगा वो प्रेशर फील करेगा जब आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स उसमें जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं। तो ये तो चर्चा हो गई किसको, आइडियल गैस। अब इन्हीं को लेके कुछ लॉज बनाए गए, ये लॉज बड़े इंपॉर्टेंट है। इससे जेई ने भी कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, कैसे पूछे मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले हम लोग लॉज फटाफट समझ लेते हैं। इसको लेके जो पहला लॉज दिया गया आइडियल गैस को कंसीडर करते हुए, जो पहला लॉज दिया गया वो उसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ किस पर काम करता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। देखना तीन तरीके के प्रोसेस, इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस जब पढ़ेंगे उसमें और अच्छे समझेंगे, लेकिन फिलहाल समझने के लिए क्या कर लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर जिसमें फिक्स हो, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल का मतलब जिसमें टेम्परेचर फिक्स हो, आइसोबारिक का मतलब जिसमें प्रेशर फिक्स हो, आइसोकोरिक का मतलब जिसमें वॉल्यूम फिक्स हो। ये तीन तरीके के, आप इसको समझ लो पहले क्या क्या होता है। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। अब ये समझना, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर फिक्स, मतलब टेम्परेचर ना घटेगा ना बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। आइसोबारिक मतलब प्रेशर फिक्स, मतलब ना प्रेशर घटेगा ना बढ़ेगा। आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम फिक्स। क्योंकि मैंने पहले भी बोला आइडियल गैस को लेकर हमें तीन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा चर्चा करनी है, क्या, पीवीटी। तो इनको जब फिक्स करता हूँ, इनको कांस्टेंट मानता हूँ, तो इनसे तीन तरीके के प्रोसेस बनाए गए। कैसे प्रोसेस, आइसोथर्मल जिसमें
टेम्परेचर को फिक्स किया गया, यहाँ टेम्परेचर घट सकता है ना बढ़ सकता है। आइसोबारिक मतलब इसमें प्रेशर फिक्स किया गया, और आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम फिक्स किया गया। अब इन्हीं प्रोसेस को लेते हुए कुछ लॉज बनाए गए, आइडियल गैस को कंसीडर करते हुए जो लॉज बनाए गए उनमें से सबसे पहला लॉ है, अच्छे से देखना, ये लॉ को ठीक तरीके से थोड़ा समझ लेते हैं, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? सबसे पहले बॉयल्स लॉ किस पे काम करेगा? आइसोथर्मल। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? बॉयल्स लॉ किस पर काम करने जा रहा है? आइसोथर्मल प्रोसेस पे। मतलब इसमें इस बार टेम्परेचर को हमने क्या किया है? फिक्स कर दिया है। तो बॉयल ने ये बताया कि भाई किसी गिवन मास के गैस को, है ना, यानी पर्टिकुलर कोई मास है, उस गैस को जब हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस पे ट्रीट करते हैं, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस पे उस गैस को रखते हैं, तो उसका जो प्रेशर होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। फिर से सुनना, लॉज क्या है? फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस एट आइसोथर्मल प्रोसेस प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। फिर से सुनना, क्या? फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस एट आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स टेम्परेचर इज फिक्स्ड, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। यानी प्रेशर जो भी कुछ होगा वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटने लगेगा, या अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटने लगेगा, मतलब इनवर्सली, एक बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा। ठीक, इसको लेके और क्या लिख सकता हूँ? इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वी, वी यहाँ मल्टीप्लाई किया, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाया तो क्या बना? कॉन्स्टेंट। तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब पी वी की जो वैल्यू हुई, पी और वी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा फिक्स रहेगी। जैसे मान लो पी वी की वैल्यू एक समय को अगर 10 है, पी वी की वैल्यू अगर एक समय को 10 है तो 10 से ज़्यादा ना बढ़ेगा ना घटेगा। मतलब अगर टेम्परेचर आपने फिक्स रखा हुआ है और पीवी की वैल्यू शुरू में 10 आ गई तो अब क्या रहेगा? पूरे प्रोसेस के समय उस 10 की वैल्यू हमेशा मेंटेन रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो ये लॉ क्या है? आपका बॉयल्स लॉ। पीवी कांस्टेंट, अच्छा इसका मतलब ये है कि शुरू में अगर पीवी की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो पीवी की जो वैल्यू शुरू में होगी, यानी इनिशियल प्रेशर अगर पी आई है, इनिशियल वॉल्यूम वी आई है, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम, तो ये हमेशा जो भी शुरू में होएगा वही बाद में होएगा, क्योंकि प्रोसेस क्या ऐसा है? आइसोथर्मल। बॉयल नहीं समझा, पीवी की वैल्यू क्या रहने वाली? कांस्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से निकल के आई, यानी ये आपको क्वेश्चंस में करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि इनिशियल प्रेशर इतना था, इनिशियल वॉल्यूम इतना था, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आपको तुरंत समझिएगा आइसोथर्मल जैसे नाम लिया तुरंत क्या समझोगे? बॉयल लॉ। फाइनल प्रेशर इतना होगा तो बताओ फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? तुरंत आप वैल्यू रखोगे, कैलकुलेट कर लोगे। इस पर भी क्वेश्चन आसान होते हैं, बिल्कुल फार्मूला वाले। अब इसमें पूरी जो चर्चा करनी है, थर्मो में एक सबसे बड़ा सेगमेंट क्या है और सबसे अच्छा सेगमेंट जहाँ जेईई और नीट भी खूब अच्छे से क्वेश्चन निकालते हैं, वो क्या? ग्राफ। इसलिए सारे चीज़ों का ग्राफ आप अच्छे से समझते चलना। अब बताओ जरा, अगर प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का ग्राफ बनाया जाए, किसको? बॉयल्स लॉ को, टेम्परेचर को फिक्स रखते हुए, तो एक चीज़ हमेशा समझना, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, मतलब हम लोग जनरली जो ग्राफ बनाते हैं क्या? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को दिमाग में रखते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिमाग में रखें, और अगर उनके बीच में जो रिलेशन है एक्स वाई में ऐसा है कि उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ जो यहाँ से निकल के आता है इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक्स वाई अगर कांस्टेंट है तो यहाँ से जो चीज़ ग्राफ निकल के आएगी, अगर एक्स वाई आपका कांस्टेंट है तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा से। ठीक है, यानी अगर x की वैल्यू बड़ी ले लोगे तो y बहुत कम आ जाएगा, x की वैल्यू बहुत छोटी ले लोगे तो y बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट फिक्स रहेगा। और यही बात बॉयल ने p और v को लेके बोली है। कब? आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो हमेशा दिमाग में क्या रखना? एक्स वाई क्या है? अगर कांस्टेंट है ग्राफ हमेशा कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और दूसरा एक जो सेगमेंट है y इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू एम एक्स मतलब y वर्सेज x का ग्राफ जो होगा ये हमेशा ओरिजिन से पास होएगा। m क्या है? m को हम लोग बोलते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है? tan थीटा के बराबर। थीटा क्या है? उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल, जैसे ये लाइन है, ये एंगल जो है ये थीटा है, तो इसका tan थीटा जो ले लेते हैं वो होता है स्लोप। और y इक्वल टू एम एक्स, यानी अगर ऐसा देता y इक्वल टू एम एक्स, जैसे आपको बोल दिया गया y इक्वल टू एम एक्स, तो यानी लाइन कैसी जाएगी? स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ। ग्राफ कहाँ से जाएगा? ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। उसमें जो कांस्टेंट होएगा x में मल्टीप्लाई होगा, वही क्या है? tan थीटा। तो ये दो तीन चीज़ें दिमाग में रखे रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ग्राफ ऐसे ही बनने वाले हैं इस पूरे सेगमेंट में। अच्छा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कैसा बनेगा? वो क्या होएगा आपका? पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं होगा। वो कहाँ होगा? जो सी आप जोड़ोगे वो y एक्सिस पे उतने का इंटरसेप्ट बोला जाएगा, वहाँ से गुजर जाएगा। ठीक,
तो आइसोथर्मल प्रोसेस यानी बॉयल्स लॉ में पीवी के बीच में जो ग्राफ बनने वाला वो कैसा बनने वाला है? जाहिर सी बात है पीवी कांस्टेंट मतलब वाई एक्स कांस्टेंट, यानी ये क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये ऐसा कुछ बनने वाला। जब भी आपको प्रेशर वॉल्यूम दिया, ऐसा ग्राफ उसने दे दिया, तो इसका मतलब तुरंत आप समझ जाओगे कैसा प्रोसेस है ये? आइसोथर्मल, यानी इसमें टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा नहीं, फिक्स रहने वाला है। अच्छा, दूसरी बात, पीवी की वैल्यू क्या है? अगर बोला क्या पीवी वर्सेज पी और वी ग्राफ, क्योंकि पीवी की वैल्यू क्या है? फिक्स। पीवी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट, यानी फिक्स हो चुकी है। अगर उसकी वैल्यू 10 है 20 है तो 20 ही रहने वाली है, चाहे जो पी कर लो चाहे जो वी कर लो, चाहे पी की कोई भी वैल्यू रख लो, चाहे वी की चाहे जो भी वैल्यू रख लो, लेकिन पीवी का जो प्रोडक्ट है पी और वी का वो हमेशा फिक्स रहने वाला है। तो पीवी वर्सेज पी और वी ग्राफ जो होगा ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर मैंने बोला पीवी की वैल्यू 20 है तो 20 ये हमेशा, चाहे आप पी की वैल्यू चाहे जितना बढ़ा लो या वी की वैल्यू चाहे जितना बढ़ा लो, ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। तो जो कॉन्स्टेंट होएगा ये ऐसे करके जाएगा। जो पीवी की वैल्यू अगर मान लो 20 है तो 20 ही रहने वाली है। आप बोलोगे इस प्रेशर पे तब तुरंत वैल्यू 20, इस प्रेशर पे ये भी वैल्यू 20, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ किसको लेके हैं? बॉयल्स लॉ को लेके, ठीक। तो बॉयल्स लॉ फिर से एक बार समझ लेना, बॉयल्स लॉ कैसा लॉ होता है? जो आइसोथर्मल प्रोसेस पे काम करता है। प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी इज कांस्टेंट, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, चाहिए बोलो चाहिए बोलो। इनिशियल जो भी पीवी होगा फाइनल पीवी भी उतना ही होगा। ग्राफ कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये देखते रहना, ये ऐसे करके कर्विंग रहेगी थोड़ी सी, ये अब ऐसे करके, ठीक है। पीवी जो होएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और पीवी वर्सेज पी आर वी ये स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो गया आपका? बॉयल्स लॉ। अभी मैं इस पर क्वेश्चन करवाता हूँ। फिर क्या है? चार्ल्स लॉ। दूसरा लॉ क्या बनाया गया? चार्ल्स लॉ। अब ये चार्ल्स लॉ क्या है देखना, ये दूसरा, ये किस पे काम करता है? आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब मैंने समझाया, मतलब इस बार प्रेशर को क्या रखा जाएगा? फिक्स। तो जब प्रेशर फिक्स हो गया, पी फिक्स है, तो ये बोला गया, चार्ल ने बोला कि फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस एट आइसोबारिक प्रेशर, मीन्स प्रेशर जिसमें फिक्स है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस। मतलब प्रेशर जब कांस्टेंट होगा आइसोबारिक प्रोसेस में, वॉल्यूम जो गैस का होगा वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, अगर टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम घटने लगेगा, या वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, या वॉल्यूम अगर घट रहा है दैट मीन्स टेम्परेचर घट रहा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर बढ़ेंगे दोनों घटेंगे दोनों, ठीक। तो ये किसने बताया? चार्ल्स ने। चार्ल्स ने और क्या बोला था कि भाई आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर हमेशा फिक्स रहने वाला है, प्रेशर की वैल्यू घटने बढ़ने वाली नहीं है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यहाँ से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस चीज़ को हम लोगों ने कैसे लिखा? v बाई टी, प्रोपोर्शनलिटी हटाया इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो v बाई टी अगर कांस्टेंट है आपका, यहाँ से मतलब फिर से वही बात हुई, यहाँ पे p भी कांस्टेंट है, यहाँ v बाई टी का रेशियो, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कैसा है? कांस्टेंट। मतलब v बाई टी की वैल्यू अगर मान लो 5 है तो v बाई टी की वैल्यू अगर 5 है और प्रेशर फिक्स रखे हो तो v बाई टी की वैल्यू हर समय के लिए पूरे प्रोसेस में 5 ही रहने वाली, बदलेगी नहीं, फिक्स रहने वाली है। तो मतलब v बाई टी अगर इनिशियल वॉल्यूम v आई है, इनिशियल टेम्परेचर t आई है, फाइनल वॉल्यूम फाइनल टेम्परेचर, तो ये हमेशा बराबर रहने वाला है, क्योंकि v बाई टी रेशियो इज कांस्टेंट फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। किसने बताया? चार्ल्स। ये एक्सप्रेशन, इसमें क्वेश्चन ऐसे आ गया, इनिशियल वॉल्यूम इतना था, इनिशियल टेम्परेचर इतना था, फाइनल टेम्परेचर इतना हो गया, फाइनल वॉल्यूम बताओ। बिल्कुल आसान सा है ना। लेकिन आपको जब भी क्वेश्चन देगा तो आप तुरंत पहले डाटा लिखो कि क्या क्या आपको पता है और कौन सा प्रोसेस है। जैसे प्रोसेस आएगा तुरंत दिमाग में आएगा, अच्छा आइसोबारिक मतलब चार्ल्स, आइसोथर्मल मतलब बॉयल, तुरंत आप समझ जाओगे कि क्या कहानी क्या है। तो अच्छा, इसमें क्या है? v वर्सेज टी ग्राफ अगर बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया? v वर्सेज टी ग्राफ। अब देखो v वर्सेज टी ग्राफ, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये क्या? स्ट्रेट लाइन। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t मतलब ये क्या? स्ट्रेट लाइन। यानी स्ट्रेट लाइन कहाँ से? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है। जब v वर्सेज टी ग्राफ बनाएंगे ये पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा, क्योंकि ये y इक्वल टू एम एक्स जैसा है, y इक्वल टू एम एक्स मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा जो ओरिजिन से जाए। तो ये ग्राफ है। अगर बोला गया v बाई टी वर्सेज v आर टी, तो ये क्या आएगा? v बाई टी की वैल्यू हमेशा फिक्स रहने वाली है, चाहे जो वॉल्यूम कर लो चाहे जो टेम्परेचर कर लो, ऐसा आने वाला है। आप समझ गए होगे। यानी जब भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा कोई चीज़, दैट मीन्स वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कहाँ से जाएगी? ओरिजिन से, y इक्वल टू एम एक्स फॉर्मेट।
ठीक है, V/T का रेशियो कांस्टेंट है। कैसा प्रोसेस? आइसोबारिक प्रोसेस। ये क्या हो गया आपका? चार्ल्स लॉ। बॉयल लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया, चार्ल्स लॉ पढ़ लिया। अब एक ऐसा और है क्या? गे-लुसैक्स लॉ, है ना। ये भी देखना, ये भी आसान सा टॉपिक है, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या कांस्टेंट रहने वाला है। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? प्रेशर लॉ। इसी को हम लोग और क्या नाम देते हैं? प्रेशर लॉ। ये क्या है? आइसोकोरिक सबसे पहली चीज। तीसरा लॉ ये है, इसमें कौन से प्रोसेस पे काम करेगा? आइसोकोरिक। सबसे पहला पॉइंट कि आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब जिसमें आपका वॉल्यूम फिक्स किया गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर ऑफ। मतलब गे-लुसैक्स लॉ या फिर प्रेशर लॉ क्या कहता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कब? जब आपका प्रोसेस आइसोकोरिक हो। आइसोकोरिक मतलब जिसमें वॉल्यूम को फिक्स कर दिया गया, यानी वॉल्यूम ना घटने वाला है ना बढ़ने वाला है, तो प्रेशर उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रेशर लॉ। ठीक, अब यहाँ से आप समझ गए हो कि बाकी सारी चीज़ें वही। फिर से यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या? P/T कांस्टेंट। P/T कांस्टेंट मतलब PI/TI इक्वल टू PF/TF। ये देखते रहना आप, है ना, यानी P/T का रेशियो कांस्टेंट है। बाकी सारी चीज़ आप समझ गए होगे। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ कैसा आएगा? क्योंकि फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y=mx फॉर्मेट, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या स्लोप होगा अभी मैं इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। P/T रेशियो फिक्स है, तो प्रेशर चाहे जो कर लो या टेम्परेचर चाहे जो कर लो, रहने वाला वैल्यू क्या है? फिक्स रहने वाला है। अगर ये बोल दिया जाए कि भाई y की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू हर x के लिए 10 है, तो y/x ग्राफ कैसा होएगा? y की वैल्यू 10, y पे जाके 10 वैल्यू रख देंगे, हमेशा स्ट्रेट लाइन है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? 3 लॉ। इन तीनों लॉ के बाद एक चौथा लॉ और आता है, जो समझना, जिसको किसने दिया था? एवोगैड्रो ने। ठीक, यहाँ तक आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हो। दिमाग में क्या रखने वाली बात, कौन सा लॉ किस प्रोसेस पे काम करता है और कौन से लॉ से क्या एक्सप्रेशन निकल के आता है और ग्राफ कैसा है, ये पॉइंट आपको नोट करने लायक था। अब हम लोग किस पे चर्चा करते हैं? जो एवोगैड्रो ने दिया, फिर इनको मिला के एक आइडियल गैस इक्वेशन बनाई गई और वहाँ से हम लोग आगे कहानी को और बढ़ाते हैं। फिर पहले क्या चीज़ अब समझ लेते हैं? एवोगैड्रो लॉ। देखना, एवोगैड्रो ने ये बताया, इसने 2 चीज़ों को फिक्स किया, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को फिक्स किया, और ये बोला गया कि कोई भी दुनिया का जितने भी गैस है, उन सभी गैस के अगर एक ही प्रेशर और एक ही टेम्परेचर पे उनसे काम करवाया जाए, यानी उन सभी गैसेस को अगर एक ही प्रेशर और एक ही टेम्परेचर रखा जाए। चौथा लॉ क्या है? एवोगैड्रो लॉ। समझना अच्छे से, एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो ने ये बोला कि सारे आइडियल गैस को अगर एक ही प्रेशर और एक ही टेम्परेचर पे रख दूं और सबके वॉल्यूम को सेम रख दूं, मतलब अगर मान लो सबके वॉल्यूम 5 लीटर के, मैंने सारे गैस 10-12 गैस ले लिए 5 लीटर के, लेकिन उन सभी गैसेज को मैंने क्या रखा? एक ही प्रेशर और एक ही टेम्परेचर पे, तो उन सभी गैसेज में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं, यानी उन सभी गैसेज का इक्वल मोल आने वाला है। फिर से समझना, मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ क्या चीज़। सबसे पहली चीज़ एवोगैड्रो ने क्या किया, इसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, यानी फिक्स है। ये बोला गया कि सभी गैस को, यानी अगर मान लो आपके पास 2 गैस है, उन दोनों गैस को, जैसे मान लो ये गैस A है, ये गैस B है, अगर इन दोनों गैस को एक ही टेम्परेचर प्रेशर पे रख दिया और इनके एक ही वॉल्यूम को रखा, ठीक है, इनके टेम्परेचर प्रेशर को फिक्स कर दिया और ये बोला गया कि ये भी भाई 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, तो इसके 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इसमें भी उतने ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ये किसने समझाई थी? ये बात एवोगैड्रो ने समझाई थी। फिर से समझ लेना, कितने भी गैस हों, किसी भी ईच एंड एवरी गैस, अगर मैंने एक ही टेम्परेचर प्रेशर पे उनके इक्वल वॉल्यूम्स लिए, तो उन सब में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स यानी इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। मतलब नंबर ऑफ मोल्स अगर n है और वॉल्यूम अगर मैंने v रखा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब अगर कोई गैस, जिसको कोई भी गैस है, अगर उनको मैंने एक ही प्रेशर टेम्परेचर पर ट्रीट किया, तो उनमें पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम उन सभी गैसेज में
फिक्स रहने वाली, कांस्टेंट रहने वाली। इसको देखो बोलेंगे कैसे, एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर फॉर ईच एंड एवरी गैस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, तो ये क्या था, किसी ने बताया एवोगैड्रो। अब एवोगैड्रो ने यहाँ से एक और चीज़ बोली कि अगर मैं दुनिया के किसी भी गैस को, अगर वो आइडियल गैस है, उसको मैंने वॉल्यूम 22.4 लीटर लिया, 22.4 लीटर्स अगर लिया, तो उन सभी गैसेज के वॉल्यूम को अगर 22.4 लीटर लिया और उन सभी गैसेज को एक ही टेम्परेचर प्रेशर पर ट्रीट कराया, तो उन सभी में कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, 6.023 10⁻23। ये एवोगैड्रो ने बताया, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। यहीं से उसने बोला था, क्या बोला था कि 22.4 लीटर के वॉल्यूम में हर एक गैस को अगर एक ही टेम्परेचर प्रेशर पे रखा गया तो उसमें पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होगी, इतनी। ठीक है, तो यहाँ से एवोगैड्रो ने अपना एक लॉ दिया, यानी N/V = कांस्टेंट, मतलब अगर N1/V1, ठीक है, आपको क्या बोला गया, N1/V1 मतलब कोई भी एक ही प्रेशर और एक ही टेम्परेचर, N1/V = N2/V, अगर वॉल्यूम मैंने फिक्स रखा है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो सब क्या होंगे, उस वॉल्यूम में फिक्स उतने ही पाए जाएंगे। ठीक, अब इन चारों लॉ को जब कंबाइन किया गया, इन चारों लॉ को एक तरीके से ट्रीट किया गया, एक फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया, एक ही एक्सप्रेशन से बोला गया कि भाई एक ही ऐसा एक्सप्रेशन बना दो जिससे सारे के सारे लॉ को समझ लूँ मैं। तो इन सभी लॉ को जब एक साथ कंबाइन किया गया तो क्या बनाया गया, आइडियल गैस इक्वेशन बनाया गया। और ध्यान देना, ये आइडियल गैस इक्वेशन इन चारों लॉ को मिला के बनाया जा रहा है। और अगर आइडियल गैस इक्वेशन आपने सही से बना लिया तो आपको चारों लॉ इजीली उसमें दिखने लगेंगे। कैसे, जैसे मान लो आपके सामने मैंने क्या बोला कि इन चारों गैस को जब मैं मिला लिया तो वहाँ से आइडियल गैस इक्वेशन जो बनाई गई, आइडियल गैस इक्वेशन जो बनाई गई, वो इक्वेशन को ऐसे लिखा गया, क्या सबको पता भी होगा, PV = nRT। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, टोटल मास ऑफ द गैस एंड मॉलिक्यूलर मास। टोटल मास ऑफ द गैस, m क्या, टोटल मास ऑफ द गैस एंड मॉलिक्यूलर मास, n = m/m। चारों जब लॉज को मिलाया गया तो क्या लाया, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV = nRT। अब आपको यहाँ से साफ तौर पे दिखने लगेगा कि यहाँ पे लॉज कैसे बनाएंगे। n आपका क्या था, नंबर ऑफ मोल्स यानी m/m। r को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू सबके लिए फिक्स रहने वाली। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.31 जूल पर मोल केल्विन। 8.31 ये यूनिट आप ध्यान दिए रहना, है ना। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी 8.31, ये परमानेंट फिक्स वैल्यू है। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ये भी यानी आपको अगर बोल दिया गया गैस है जिसका मास ये है तो उस गैस जैसे नाम देगा, मॉलिक्यूलर मास आपको पता है m/m, ये भी फिक्स हो गया, r भी फिक्स है। अब यहाँ से ध्यान से देखते रहना सारे लॉ को कैसे बनाए गए। जब बॉयल्स लॉ की बात करी गई, कहा गया बॉयल्स लॉ किस पे काम करेगा भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी टेम्परेचर फिक्स कर दिया। तो जब टेम्परेचर फिक्स किया, n फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, मैं शुरू से बोलता रहा हूँ सारे लॉ में, फॉर गिवन मास ऑफ गैस, यानी n भी फिक्स, r पहले से फिक्स। अगर मैंने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस तो टेम्परेचर भी फिक्स, मतलब पूरी वाली वैल्यू क्या हो गई, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू। ये किसने बताया था, बॉयल। PV = कांस्टेंट। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या बन जाएगा, PV = कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या होएगा, आपको समझ में आ रहा है, उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होएगी, nRT, क्योंकि आइसोथर्मल है इसलिए टेम्परेचर भी फिक्स किया, r भी फिक्स है, फॉर गिवन मास ऑफ गैस तो ये भी फिक्स है। दूसरा लॉ यहाँ से क्या बनाया गया था, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने क्या बताया था, प्रेशर कांस्टेंट। अब सोचिए जरा, प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ से V की वैल्यू क्या निकल के आएगी, V = nR/P × T, ये आएगी। चार्ल्स लॉ की बात मैं कर रहा हूँ। P क्या है, चार्ल्स लॉ में आइसोबारिक प्रोसेस यानी P कांस्टेंट, तो V की वैल्यू क्या आएगी, nR/P × T। अच्छा, nR/P × T मतलब क्या है, ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये तो चार्ल्स ने बताया था, वॉल्यूम जो है गैस का वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी ये जो nR/P, y = mx से जब मैंने कंपैरिजन किया, y = mx से, यानी यहाँ पे स्लोप m = क्या आ रहा है आपका, nR/P। स्लोप क्या है, nR/P, और यही क्या होता है, tan थीटा। स्लोप ही क्या होता है, tan थीटा, nR/P। मतलब चार्ल्स लॉ में
जो कांस्टेंट जो स्ट्रेट लाइन जाती है उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, उस स्लोप को ध्यान से देखोगे तो NR/P है। क्लियर, यानी स्लोप NR/P, स्लोप चार्ल्स लॉ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, प्रेशर के। मतलब अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो स्लोप की वैल्यू कम होगी, और अगर प्रेशर कम होगा तो स्लोप की वैल्यू ज़्यादा होगी। स्लोप की वैल्यू ज़्यादा मतलब tan थीटा की वैल्यू ज़्यादा। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू जब ज़्यादा मतलब थीटा की ही वैल्यू ज़्यादा, यानी लाइन उतना ज़्यादा एक्स एक्सिस से एंगल बनाने वाला है। नहीं समझे क्या चीज़, अगर प्रेशर मैंने कम रखा दैट मीन्स स्लोप ज़्यादा। स्लोप ज़्यादा मतलब स्लोप क्या होता है, tan थीटा ज़्यादा। tan थीटा ज़्यादा मतलब थीटा ज़्यादा। थीटा क्या होता है, वो एक्स एक्सिस से एंगल, यानी वो लाइन उतनी दूर जाएगी, उतना ज़्यादा एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस से। तो ये किसकी बात थी, चार्ल्स लॉ को। यहाँ से आपको साफ दिख रहा है, जब चार्ल्स ने बताया प्रेशर कांस्टेंट होएगा, एन भी फिक्स, आर भी फिक्स, प्रेशर भी फिक्स, तो वी जाहिर सी बात है टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो क्या हो गया आपका चार्ल्स लॉ। प्रेशर लॉ यानी गै-लुसाक्स लॉ, उसने क्या बोला था कि अगर आइसोकोरिक प्रोसेस यानी वॉल्यूम को फिक्स रखा जाए तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यानी यहाँ से क्या होएगा, P = NR/V, नहीं हाँ NR/V × T। मतलब प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, यानी यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप इक्वल टू क्या है यहाँ पे NR/V। V कांस्टेंट, गै-लुसाक्स लॉ में आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब V कांस्टेंट, R कांस्टेंट, N कांस्टेंट, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यानी स्लोप इसका क्या है, NR/V। स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। वॉल्यूम कम होगा स्लोप ज़्यादा होगा, थीटा ज़्यादा होगा। वॉल्यूम ज़्यादा होगा स्लोप कम होगा, थीटा कम होगा। क्लियर है ये बात, ठीक। एवोगैड्रो लॉ क्या बोला कि कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर, यानी P भी कांस्टेंट और चौथा लॉ P भी कांस्टेंट और T भी कांस्टेंट। तो ध्यान से देखोगे N/V क्या बनेगा, N/V क्या बनेगा, P/RT क्या बनेगा, यहाँ से देखो जरा, N/V = क्या बनेगा, P/RT। तो यानी यहाँ से क्या बना, मैंने क्या बोला था कि आपका एवोगैड्रो ने क्या बोला था, प्रेशर टेम्परेचर को अगर फिक्स रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, तो P भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट और R भी क्या होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो N/V का रेशियो क्या होएगा, हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। ये किसने बताया था, एवोगैड्रो ने बताया था। यानी ये चारों गैस, चारों लॉज को मिला के क्या बनाया गया, आइडियल गैस इक्वेशन, जो सबको जस्टिफाई कर रहा है। जैसे जैसे जिस प्रोसेस काम करोगे आपको वहाँ से नया नया लॉ मिलकर निकलने आने वाला है। अब आपसे जैसे मैं सवाल पूछता हूँ, है ना, क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो आपके सामने मैंने क्या रखा, प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम, आपके सामने ऐसे मैंने ग्राफ बनाए, ये बोला ये T1 है, ये T2, ये T3। आपसे ये पूछा जाए, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। जैसे आपके सामने मैंने रख दिया T1 > T2 > T3, आपके सामने मैंने दूसरा ऑप्शन रख दिया T3 > T2 > T1। कौन सा सही है, अगर आपसे ऐसे 4 ऑप्शन मिला के बनाए जा सकते हैं। मैं आपसे सामने 2 ही ऑप्शन रख रहा हूँ। क्या प्रेशर वॉल्यूम, जैसे ये ग्राफ देखा तुरंत याद आएगा क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस, बॉयल्स लॉ लगा है, क्योंकि बॉयल लॉ में ही क्या आया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो मतलब इस पर्टिकुलर T1 यानी इस पूरे ग्राफ में टेम्परेचर T1 फिक्स है, आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये दूसरे वाले ग्राफ में क्या है, T2, पूरे प्रोसेस में T2 है, यानी आइसोथर्मल मतलब पूरे ग्राफ में टेम्परेचर फिक्स है। इसमें टेम्परेचर फिक्स है, लेकिन इसमें जो टेम्परेचर फिक्स है उसकी वैल्यू T3, इसमें जो फिक्स है उसमें उसकी वैल्यू T2, T1। लेकिन ये T1, T2, T3 में कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, ये आपको समझाना है। तो आप ध्यान से देखो, बॉयल्स ने क्या बताया था, PV = NRT से आप देखोगे PV = NRT, बॉयल्स लॉ क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यानी PV की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, यहाँ से टेम्परेचर, यानी जिसकी PV की वैल्यू है। आप देखना T तो फिक्स है ना, लेकिन PV की जो वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये तो PV की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो आप जैसे सोचोगे, मैंने बोल लिया भाई इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे चलो देख लेते हैं PV की वैल्यू किसकी ज़्यादा है। तो जब आप इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे गए, तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे देखा कि इस पे प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे ये है, इसी पर्टिकुलर वॉल्यूम पे देखे दूसरे वाले ग्राफ में प्रेशर की वैल्यू ये है, इसी पर्टिकुलर V पे देखे इसमें प्रेशर की वैल्यू यहाँ है। यानी इस T1 वाले ग्राफ में इतनी प्रेशर है, जब दूसरे वाले ग्राफ में क्या इतना प्रेशर है, तीसरे वाले ग्राफ में क्या इतना प्रेशर है। तो पहले वाले के लिए P की वैल्यू कम है, दूसरे वाले के लिए P की वैल्यू ज़्यादा है, तीसरे वाले के लिए P की वैल्यू और सबसे ज़्यादा है, लेकिन V मैंने एक ही रखा है। तो PV की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी, जाहिर सी बात है तीसरे के लिए। भाई तीसरे में सबसे ज़्यादा P आया ना, V तो फिक्स रखा है मैंने, तो यानी तीसरे वाले ग्राफ का PV सबसे ज़्यादा आया। तो जब तीसरे वाले का PV सबसे ज़्यादा आया, यानी तीसरे वाले का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी होगा। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर ऐसे करके आपसे बोल दिया जाए
कि भाई P है, V है, आपके सामने ऐसे दे दिया गया कि इसमें मास m1 है, इसमें मास m2 है, इसमें मास m3 है, बताओ किसका मास ज़्यादा होने वाला है। ये सारे फॉर्मेट ग्राफ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, m1 m2 m3 में कौन ज़्यादा होने वाला है। फिर से आप बोलोगे भाई चलो ठीक है, PV = nRT, PV = nRT, बॉयल्स लॉ याद आया है ना, n में ही मास छिपा है, n = m/m, यानी ये PV की वैल्यू इक्वल टू m/m, मॉलिक्यूलर एक ही गैस था उसका मॉलिक्यूलर मास फिक्स है mRT, ये है। यानी PV की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर तो फिक्स है सबके लिए, मान लो R भी फिक्स है, मॉलिक्यूलर मास भी फिक्स है, जिसकी PV की वैल्यू ज़्यादा होगी उसी का m ज़्यादा होगा। तो इसमें भी आपको तुरंत समझ में आ रहा है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे गए, इस पे P इतना आया, इस पे P इतना आया, इस पे P सबसे ज़्यादा आया, तो इस पे सबसे ज़्यादा P और वैल्यू भी मल्टीप्लाई किया, यानी ये तीसरे वाले ग्राफ के लिए सबसे ज़्यादा PV की वैल्यू आएगी। तो जिसकी ज़्यादा वैल्यू PV की उसका m ज़्यादा, यानी फिर से यहाँ पे समझ गए होगे m3 > m2 > m1, यानी इसमें क्या सही था, ये इसमें क्या सही है, m3 > m2। क्लियर। तो इस तरीके से आपके सामने कई फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, किसको, ग्राफ को लेके। ऐसे अगर आपके सामने मैंने एक और क्वेश्चन किया, जैसे मान लो ये दे दिया गया कि भाई ये तो हो गया बॉयल्स लॉ के ऊपर आइसोथर्मल प्रोसेस को लेकर कुछ क्वेश्चन है ना, ग्राफिकल क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपके सामने। जैसे आपके सामने ऐसे दे दिया मैंने V वर्सेस T ग्राफ, V था T था, ये है वॉल्यूम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी ये कौन सा है लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट। तो अगर आपसे बोलेंगे ये भाई P1 है, ये P2 है, आपके सामने ऐसे दे दिया ये P3 है, बताओ P1 P2 P3 में कौन ज़्यादा होगा। आप समझना, जैसे देखो V वर्सेस T, लाइन आई कैसे, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली अगर लाइन आई, आपसे ये पूछा गया कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी तुरंत समझ गए चार्ल्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T था। तो लेकिन वो वैल्यू वहाँ से थी कितने, तुरंत आपके दिमाग में PV = nRT लगाते हैं, तो V = यहाँ से क्या है, nR/P × T, यानी जो V है यही था चार्ल्स लॉ। तो ये शब्द क्या था, स्लोप, यही शब्द क्या था, मैंने आपको समझाया क्लियर कट, यही शब्द क्या था, स्लोप, यानी nR/P क्या है, यही है tan थीटा, nR/P यही है स्लोप, यही है tan थीटा। तो आप देखो जरा, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये tan थीटा की वैल्यू, स्लोप जो है प्रेशर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका प्रेशर सबसे कम होगा। तो स्लोप किसका ज़्यादा है, देखो ध्यान से, इसका स्लोप सबसे कम, इसका स्लोप, इसका एंगल ज़्यादा, इसका एंगल सबसे ज़्यादा, जिसका एंगल सबसे ज़्यादा उसकी tan की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा आएगी, यानी उसका स्लोप भी उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा स्लोप की वैल्यू किसकी होगी, P3। तो P3 की स्लोप की वैल्यू ज़्यादा है, P3 की स्लोप की वैल्यू ज़्यादा, यानी वो प्रेशर क्या रहा होगा, कम रहा होगा। स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, मतलब क्या, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका प्रेशर कम, यानी यहाँ पे आप समझ गए होंगे P1 सबसे ज़्यादा रहने वाला। क्लियर है, P1 > P2, क्योंकि P1 इस वाली लाइन का स्लोप सबसे कम, तो इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा। ऐसे ही आपके सामने अगर ऐसे करके ग्राफ दे दिया जाए P वर्सेस T का, आपसे ये बोल दिया गया ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, यानी ये कौन सा लॉ है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, आपका कौन सा प्रेशर लॉ, गैल-लुसाइक्स लॉ, यानी वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन आपसे ये पूछा गया किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, V3 V2 V1 में से कौन सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे भी वही लॉजिक, कौन सा, nR/V होता है स्लोप, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जिसका स्लोप कम उसका वॉल्यूम ज़्यादा, यानी यहाँ पे भी आप क्लियर समझ गए होंगे। तो इस फॉर्मेट से क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इनको मिला के एक और फॉर्मेट बनाया गया, क्योंकि PV = nRT, देखना ध्यान से, यहाँ से हम लोग इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, PV/T = nR, ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान देना, ये फॉर्मेट भी बड़ा अच्छा फॉर्मेट, क्या, PV/T = nR। n क्या है, फॉर गिवन मास ऑफ गैस फिक्स रहेगा, R परमानेंट कांस्टेंट है। तो PV/T की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। PV/T की वैल्यू कांस्टेंट, मतलब अगर बोला गया इनिशियल प्रेशर Pi है, इनिशियल वॉल्यूम Vi है, इनिशियल टेम्परेचर Ti है, तो PV/T की वैल्यू फिक्स, मतलब PV/T की वैल्यू अगर 100 है तो हमेशा 100 रहेगी। तो अगर फाइनल प्रेशर Pf, फाइनल वॉल्यूम Vf, फाइनल टेम्परेचर, हमेशा इनका रेशियो जो होगा PV/T का रेशियो कांस्टेंट रहने वाला है। ये ध्यान देना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। आपको कभी कभी ये नहीं बोला जाएगा कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको ये देखिए, इनिशियल प्रेशर ऐसा था, इनिशियल वॉल्यूम ऐसा था, इनिशियल टेम्परेचर ऐसा था, फिर बाद में ऐसा हो गया, बताओ ये फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। तो आपको दिमाग लगाओगे यार कौन सा लॉ है इसमें, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं है।
तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन आपको क्या बोल रहा है, PV/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि R फिक्स N फिक्स अगर एक ही मास गिवन मास से आपको दे दिया तो PV/T का रेशियो हमेशा क्या, PV और T का रेशियो हमेशा फिक्स रहने वाला, मतलब जो भी वैल्यू शुरू में है वही वैल्यू बाद में भी रहने वाली। तो ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत मदद करेगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं। आप जो भी बुक लगा रहे हैं उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, आपका ये अच्छा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जोन जहाँ से जेईई क्वेश्चन पूछता है वो ग्राफिकल एनालिसिस था, मैंने आपको समझा दिया कि ग्राफ में कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।